गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का इतिहास का 2 पाठ, राजनीति शास्त्र का 2 पाठ और भूगोल का 2 पाठ कर लिया है। तो 6 पाठ इस तरह से अपने हो गए हैं। अब आपकी चौथी किताब अर्थशास्त्र का पहला पाठ पालमपुर गांव की कहानी मैं आपको समझाने जा रही हूँ। आप इसको पहले समझेंगे, उसके बाद इसके कॉपी में नोट करेंगे। पालमपुर गांव की कहानी का महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। ये लेखक ने कल्पना किया है कि ऐसा कोई गांव होता है। यहाँ खेती मुख्य क्रिया है, यहाँ पे खेती की जाती है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। मतलब मेन जो यहाँ के लोगों का काम है वो खेती है। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लोग और लगभग 450 परिवार यहाँ पर रहते हैं। इसमें यहाँ जो विभिन्न जातियों के लोग हैं और ये विभिन्न गांवों से जुड़ा हुआ है, कस्बों से, शहरों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सड़क मार्ग है और आने जाने का रास्ता है। खेतों में भी सभी नलकूप बिजली क्षेत्र से ही चलते हैं। यहाँ 2 प्राथमिक और 1 हाई स्कूल विद्यालय है। मतलब यहाँ इस गांव में बिजली भी है और स्कूल भी हैं। भारत के गांव में खेती उत्पादन का प्रमुख विधि है। मतलब भारत जो है एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे खेती मुख्य काम की जाती है। मतलब यहाँ पे लगभग लोगों का मुख्य काम खेती ही रहता है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिसकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी। मतलब कोई भी वस्तु उगाने के लिए हमको इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी की संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में रबी की खेती होती है, जिसमें गेहूँ और ये चना ये सब उगाया जाता है। तो ये खरीफ की फसल कब होती है? ये होती है खरीफ की फसल आपको बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में। और रबी की फसल होती है सर्दी जब पड़ती है जब। और जो बाकी मौसम रहता है उसमें आलू और सब्जियां उगाई जाती हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। मतलब एक वर्ष में एक फसल से ज़्यादा फसल अगर उस ज़मीन पर बोया जाता है तो उसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए थे। मतलब यहाँ पे 1960 में अधिक उपज वाले बीज जो थे, अच्छी क्वालिटी के बीज उगाए जाते थे और जिस अच्छे उसमें जो खेतों में दवाइयाँ छिड़की जाती थी उससे अधिक उपज होता था। अच्छी फसल उससे उग जाती थी। परंपरागत बीजों से गेहूं का उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। मतलब जो पहले बीजों का उपयोग करते थे उससे 1300 किलोग्राम 1 हेक्टेयर ज़मीन पर चीज़ें उत्पन्न होती थी, गेहूँ या चावल कोई भी चीज़ उत्पन्न होती थी। उसके बाद जब अच्छी क्वालिटी के बीज HYV बीज डाला गया उसमें, तो उतनी ही ज़मीन पर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मतलब अनाज उत्पन्न होने लगा। मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण
उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा की उर्वरता कम हो गई है। लेकिन क्या हुआ, अच्छी क्वालिटी के बीज डाल दिए, खाद डाल दिया, सब कुछ किया, लेकिन ज़मीन तो वही है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक फसल तो अच्छी हो जाती है, लेकिन दूसरे फसल में बीजों के ज़मीन के अंदर के सारी जो उर्वरा शक्ति है एक ही पौधे में चली जाती हैं। उसके बाद जब दूसरे पौधे आते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ये वैज्ञानिकों का रिपोर्ट है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अर्थात कृषि अच्छी करने के लिए, खेती अच्छी करने के लिए हमको पर्यावरण में सुधार लाना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। और देश में सबसे अधिक रासायनिक खाद जो होते हैं उसका प्रयोग पंजाब में होता है। पंजाब में खेती अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पे रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए दिन का न्यूनतम वेतन ₹300 निर्धारित है। मतलब कि दिन भर अगर मजदूर खेतों में काम करता है तो एक दिन का उसको ₹300 दिया जाता है। और मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मतलब कई जगह क्या नगद पैसे नहीं दिए जाते हैं तो उसके लिए उसके बदले उनको अनाज भी दिए जाता है श्रमिकों को, या खाना भी खिला दिया जाता है। तो ये अपने ऊपर है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। बाकी एक दिन की मजदूरी उनकी ₹300 रहती है। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। जो गांव में जो छोटे छोटे किसान होते हैं उन्हें किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए, खेती करने के लिए गांव में उनके पास इतनी जैसे खेती होती है, वो साल भर उसी से अनाज से खा पी लेते हैं और पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो अगला अनाज बोने के लिए उन्हें बड़े बड़े किसानों, जमींदारों से उधार लेना पड़ता है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों की खेती से बचत होती है। और इसके विपरीत जो बीच वाले किसान हैं या बड़े किसान हैं उनकी बचत होती है, वो अधिक लाभ कमाते हैं इस ज़मीन से। और इसके बाद श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है। श्रम की पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, क्योंकि श्रम जितना मेहनत करेंगे खेत में उतना ही अधिक उत्पादन होगा। और भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे। मतलब अगर 100 लोग रहते हैं उस गांव में तो केवल 24 लोग ऐसे होंगे जो खेती को छोड़कर दूसरे काम करते होंगे। बाकी जितने लोग हैं बचते हैं सभी खेती के काम में लगे होते हैं। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब छोटी मतलब कम पूंजी में भी वो ज़रूरी नहीं कि खेती करें, और छोटे छोटे गांव में छोटी दुकान खोलना या छोटा कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सकें। मतलब किसानों को वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सकती हैं। खेती के अलावा ये दूसरे कार्य होते हैं। गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कें, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे। भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं का अवसर बढ़ेगा। मतलब सड़क, जो शहर के पास के गांव हैं, अगर वो सड़क सुविधाएं अच्छी हो गई, वहाँ पे आने जाने का साधन अच्छा हो गया और अच्छे जो व्यवस्थाएं हो गई संचार की, अगर ये सब शहरों से जुड़ जाता है आसपास का गांव, तो गांव में भी अच्छा लोग गांव में बैठकर भी अच्छे से अपनी कमाई कर सकते हैं और अपना अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जैसे कि पालमपुर गांव के लोग हैं। पालमपुर गांव सही में एक गांव नहीं है, ये कल्पना की गई है कि किस तरह से यहाँ के लोग
अच्छी खेती करके अच्छे से रहते हैं। इसके बाद मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने जा रही हूँ, अतिरिक्त प्रश्न। पहला प्रश्न है, पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग कितने परिवार रहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है आपको 450 परिवार। और दूसरा है, गांव में कृषि भूमि को नापने की मानक इकाई कौन सी है? तो इसका उत्तर है हेक्टेयर। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? मैंने आपको बताया था पालमपुर गांव में 5 प्राथमिक विद्यालय हैं। और अगला प्रश्न है, मार्च 2017 में सरकार द्वारा खेतों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन की न्यूनतम वेतन कितना है? आपको मैंने ये भी बताया था 300 रुपये। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है कृषि क्षेत्र में। उसके बाद आपको रिक्त स्थान की पूर्ति है। पहला प्रश्न है, इसमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य खालिस्तान संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है। तो इसमें खालिस्तान में आएगा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है। दूसरा है, खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक खालिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। तो खालिस्तान में आएगा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद तीसरा है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 100 कामगारों में से केवल खालिस्तान में आएगा 24 ही गैर कृषि कार्य में लगे हैं। उसके बाद एक कृषि में किसी, इसके बाद अगला है, कृषि एवं मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। इसमें खालिस्तान में आएगा प्राथमिक। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें तैयार करना क्या कहलाता है? आपको समझाया मैंने, बहुविध फसल प्रणाली। खालिस्तान में आएगा बहुविध। अब आगे सत्य असत्य है। पहला सत्य है, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि में स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। ये आपका सत्य है। दूसरा है, गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन क्रिया है। यह असत्य है। तीसरा है, औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। ये सत्य है। भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। ये असत्य है। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते। ये सत्य है। उसके बाद है सही जोड़ी। सही जोड़ी में कच्चा माल तथा नगद पैसा, इसमें आएगा घ वाला कार्यशील पूंजी, और औजार और मशीन में आएगा स्थायी पूंजी। रबी की फसल क्या होती है? इसमें आएगा गेहूँ। खरीफ की फसल क्या होती है? इसमें आएगा ज्वार व बाजरा। अधिक उपज वाले बीज कौन से होते हैं आपके? HIYV। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? इसका उत्तर है नलकूप। दूसरा, पालमपुर से निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए। इसका उत्तर है शाहपुर। कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई? 6ठे दशक। और उसके बाद, देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में है? पंजाब। पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग कृषि के अतिरिक्त कार्य करते हैं? 25% लोग। उसके बाद जो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर मैं बाद में आपको बताऊंगी। अभी आप इतना ही लिख कर रखेंगे। अगले वीडियो में यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगी।